हमारा शरीर हर दिन अनेक रोगाणुओं से उद्भासित होता रहता है, फिर भी यह बड़ी आसानी से रोगग्रस्त नहीं होता है। इसका प्रमुख कारण रोगाणु उन्मूलन हेतु शरीर में उपस्थित प्रतिरोधक क्षमता है। यानी हमारा शरीर रोगाणुओं से ग्रस्त होता रहता है, रोगाणु हमारे शरीर पर आक्रमण करते रहते हैं, फिर भी हमारा शरीर बीमार नहीं होता। इसका कारण क्या है? हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी क्षमता होती है जो रोगाणुओं को रोकती है, और ये जो क्षमता होती है वो प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। अब है प्रतिरक्षा विज्ञान। इन्हीं रोगाणुओं की उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं और संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। यानी रोगाणु के उन्मूलन और इनकी क्रियाओं का जो अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है वह विज्ञान प्रतिरक्षा तंत्र विज्ञान कहलाती है। अब प्रतिरक्षा की विधियाँ। प्रतिरक्षा की दो विधियाँ हैं, एक तो स्वाभाविक, एक है उपार्जित। स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा है वो जन्मजात भी कहलाती है, यानी जन्म से ही पाई जाती है स्वाभाविक प्रतिरक्षा। और उपार्जित जो प्रतिरक्षा है वो जन्म के बाद बाहर से ली जाती है। तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा की जो कारक है, सहायक कारक, वो है भौतिक अवरोध, रासायनिक अवरोध, कोशिका अवरोधक, ज्वर और सूजन। ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा की सहायक विधियाँ हैं। और उपार्जित जो प्रतिरक्षा है यह अनुकूली या विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहलाती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा में एक पोषक किसी विशेष सूक्ष्म जीव या बाह्य पदार्थ के प्रति अत्यंत विशिष्ट प्रघात करता है। इसी प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण किया जाता है। अब जो उपार्जित प्रतिरक्षा है वो दो प्रकार की होती है, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इसके बाद आता है प्रतिजन या एंटीजन। अब एंटीजन क्या चीज़ है? बाहरी रोगाणु या पदार्थ जो शरीर में प्रवेश होने के बाद बी लसिका कोशिकाओं को प्रतिरक्षी उत्पाद प्लाविका कोशिका में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करता है और विशिष्ट रूप से उसी प्रतिरक्षी से क्रिया करता है। यानी बाहर से आक्रमण करने वाला जो रोगाणु या पदार्थ है जो शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है वो कहलाता प्रतिजन या एंटीजन। जैसे एंटीजन है बाहरी प्रतिरक्षी, बाहरी आक्रमण करने वाला रोगाणु या पदार्थ, उसी प्रकार से एक होती है प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। प्रतिजन, एंटीजन, प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या चीज़ है? ये एक विशिष्ट गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है जो एंटीजन के साथ संयोजित हो जाते हैं। यानी एक ऐसा प्रोटीन है अपने शरीर के अंदर जो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन कहलाता है, वो एंटीजन से जुड़ जाता है और इनका निर्माण कोशिका द्वारा किया जाता है। प्रतिरक्षी द्वारा दो भारी व दो ग्लाइकोप्रोटीन हल्की श्रृंखलाएं होती है। यानी प्रतिरक्षी में दो तो भारी होती है और दो हल्की श्रृंखलाएं होती है। अब जो प्रतिरक्षी है वो 5 प्रकार की होती है। दिमाग, DEMAG, DEMAG, दिमाग, शॉर्टकट में ये इसको याद किया जा सकता है। दिमाग प्रतिरक्षी के प्रकार है। दिमाग DEMAG, D यानी IgD, E यानी IgE, M यानी IgM और A यानी IgA और IgG। अब एक प्रतिरक्षी ऐसा है जो प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण तक पहुंच जाता है, यानी वो प्रतिरक्षी का नाम है IgG। जो IgG एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण तक पहुंच जाती है, जो नवजात शिशु की प्रतिरक्षा हेतु महत्वपूर्ण होती है। यानी नवजात शिशु के लिए एंटीबॉडी के लिए जो महत्वपूर्ण होता है वो है IgG। जो प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुंच जाती है वो है IgG। अब इसके बाद आता है रक्त या ब्लड। रक्त क्या चीज़ है? रक्त एक जो तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है जो गाढ़ा, चिपचिपा और लाल रंग का होता है तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त प्लाज्मा व रक्त कणिकाओं से बना होता है
और जो रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु। अब रक्त के बाद आता है रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप। अब जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप देने वाला है कार्ल लैंडस्टीनर। यानी कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में रक्त समूह का वर्गीकरण किया और लाल रक्त कणिकाओं पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर मानव रक्त को 4 भागों में बांटा है, ए बी ए बी ओ, ए बी ए बी ओ। यानी ये जो 4 प्रकार है, 4 वर्ग बनाए हैं, वो किस आधार पे बनाए हैं? आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर पाए जाने वाला जो एक एंटीजन होता है उसके आधार पे इनको 4 भागों में बांटा है। अब इसमें चारों भागों में जो ओ रक्त ग्रुप है, ओ रक्त समूह, उसको सर्वदाता कहते हैं क्योंकि ये सभी को अपना रक्त दे सकता है। और जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो कहलाता है सर्वग्राही, यानी वो सभी ब्लड ग्रुप से रक्त ले सकता है। तो इस प्रकार से ये सर्वदाता और सर्वग्राही, ए बी सर्वग्राही, ओ सर्वदाता, ये ब्लड ग्रुप है। अब इसके बाद आता है आरएच कारक। अब जो आरएच कारक है वो लाल रक्त कणिकाओं पर आरएच कारक की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे ये 2 प्रकार के होते हैं। यानी जो आरबीसी के आधार पे, तो आरबीसी पे जो एंटीजन होता है उसके आधार पे ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण किया, और आरबीसी पे आरएच कारक की भी उपस्थिति होती है या अनुपस्थिति होती है। तो जिनमें आरएच कारक पाया जाता है उन्हें आरएच पॉजिटिव कहते हैं, और जिनमें आरएच कारक नहीं पाया जाता है उन्हें आरएच नेगेटिव कहते हैं। अब जो आरएच कारक है वो 417 प्रकार के अमीनो अम्लों का एक प्रोटीन होता है, और इस आरएच कारक की खोज मकाकारिसस नामक एक बंदर में की गई। यह प्रोटीन मानव की आरबीसी में पाया जाता है। मनुष्य में आरएच कारक 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें आरएच डी सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यानी सबसे महत्वपूर्ण आरएच कारक कौन सा है? तो वह है आरएच डी। और जिस प्रकार से एंटीबॉडी 5 प्रकार की होती है, उसी प्रकार आरएच कारक भी 5 प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद आता है रक्ताधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाना, स्थानांतरित करना। यह एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा रक्त या रक्त आधारित उत्पादों जैसे प्लाज्मा, प्लेटलेट आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में स्थानांतरित किया जाता है, वो कहलाता है रक्तादान। और एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है, तो इसके लिए ब्लड ग्रुप के आधार पर उनका रक्तादान किया जाता है। अब जो रक्त के जो स्रोत है, रक्त के स्रोत के आधार पे रक्तदान किस प्रकार होता है? तो इसके आधार पर रक्तदान 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है समजात आधान, एक है समजीवी आधान। तो समजात आधान क्या है? ऐसा आधान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। यानी समजात रक्तदान का मतलब होता है पहले से व्यक्ति अपना ब्लड डोनेट करते हैं, उनका रक्त संग्रहित कर लिया जाता है ब्लड जो लैब होती है उसमें, और उस लैब में से संग्रहित जो स्टोर किया हुआ रक्त है उसका उपयोग किया जाता है, वो होता है समजात आदान। एक होता है समजीवी आदान, यानी ऐसा आदान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का रक्त काम में लिया जाता है, वो कहलाता है समजीवी आदान। अब इसके बाद आता है रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता, यानी अब जो ब्लड ग्रुप बनाए गए हैं तो इसका महत्व क्या है? ब्लड ग्रुप का इसका क्या उपयोग है? तो इसका जो उपयोग है वो आता है, कहाँ उपयोग में आ रहे हैं? एक तो आता है पैतृकता संबंधी विवादों का हल, दूसरा है सफल रक्तदान, और तीसरा है आनुवंशिक रोगों का इलाज करने। आनुवंशिक रोग जैसे हीमोफीलिया है, तो ये आनुवंशिक रोग है, इनका इलाज किया जाता है इस ब्लड ग्रुप के माध्यम से। इसके बाद आता है अंगदान या ऑर्गन डोनेशन, यानी किसी जीवित व्यक्ति या मृत व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को कोई ऊतक या अंग दान करना अंगदान कहलाता है। अपनी देह को अंग प्रत्यारोपण
तथा चिकित्सीय प्रशिक्षण के लिए दान करना देह दान कहलाता है। मानव शरीर की भलाई के लिए देह दान और अंगदान बहुत ही आवश्यक है। अब जो अंगदान दिवस है वो हमेशा 13 अगस्त को मनाया जाता है और भारत में अंगदान और देहदान कानूनी रूप से वैध है।